वेलकम टू प्रगति साइंस क्लासेज। हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग दो पार्ट को पढ़ लिया था। इसमें एक था फ्रिक्शन, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंडक्शन। सबसे पहले इंडक्शन होता क्या है वो हम लोग जानते हैं। इंडक्शन कहते किसको हैं, तो लिखेंगे when a charged object is placed near a neutral object, then the charge distribution of the neutral object is affected, is known as इंडक्शन। मतलब इंडक्शन में क्या होता है कि जब एक आवेशित वस्तु को, मान लिया जाए एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, इसको एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहें तो इसका नेट चार्ज कैसा है, 0, उसके निकट रखते हैं। मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के निकट रखते हैं तो होता क्या है कि इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टेड होता है, इफेक्टेड होता है। मतलब अब ये क्या करेगा, मतलब इफेक्ट कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है तो ये करेगा क्या, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का चार्ज ऑब्जेक्ट के निकट वाले सतह पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब इधर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इसी घटना को कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज इंडक्शन के बाद भी 0 होगा, लेकिन इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाने की घटना को कहते हैं क्या चीज, इंडक्शन। अब इंडक्शन से सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है, ना कि नेट चार्ज। मतलब नेट चार्ज इंडक्शन के पहले भी 0 और बाद में भी 0। तो वही बात लिखेंगे कि आफ्टर द इंडक्शन नेट चार्ज of the neutral object is 0। मतलब नेट चार्ज बाद में भी कैसा रहेगा, 0, पहले भी 0 और बाद में भी 0। अब यदि इंडक्शन की घटना निगेटिव चार्ज द्वारा होता तो क्या होगा, यदि ये निगेटिवली चार्ज है तो इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के निकट रखें तो क्या होगा, इस निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कहिए तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। मतलब दूर वाले सतह पर निगेटिव चार्ज और निकट वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इंडक्शन कराया जा रहा है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर निगेटिव चार्ज द्वारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इंडक्शन कराया जा रहा है। दोनों स्थिति में एक बात कॉमन देखते हैं, क्या है कि दूर वाले सतह पर सेम नेचर, यदि पॉजिटिव के द्वारा इंडक्शन करा रहे हैं तो पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, और यदि निगेटिव के द्वारा इंडक्शन करा रहे हैं तो दूर वाले सतह पर
निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये फिक्स क्राइटेरिया होगा। मतलब एट द farther surface of the neutral object H, at the farther surface of the neutral object developed same nature of charge, but on the nearer surface develop opposite nature of charge, मतलब दूर वाले सतह पर सेम नेचर और निकट वाले सतह पर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज डेवलप होता है। यदि इंडक्शन की घटना को हम देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा, ऐसा भी हम हेडिंग लगा सकते हैं, इंडक्शन बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट ऐसा। मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, मान लिया जाए पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन अंतर क्या है, दोनों का चार्ज डेंसिटी अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरा पर चार्ज डेंसिटी कम है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि अभी भी इंडक्शन की घटना होगा, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी कम है, इसलिए ये क्या करेगा कि दूर वाले सतह पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा डेवलप कर देगा। मतलब दूर वाले सतह पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अधिक हो जाएगी और निकट वाले सतह पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी उतना नहीं होगा जितना कि इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसका चार्ज, टोटल चार्ज जितना पहले था, मान लिया जाए पहले यदि क्यू था तो बाद में भी क्यू ही रहेगा। इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि ऐसे स्थिति में भी एट्रैक्शन हो जाए। मतलब यहाँ पर भी एट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी एट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, यहाँ पर भी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच एट्रैक्शन होगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच एट्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ से एक तय बात हो गया कि बाय द इंडक्शन there may attraction between two same nature of charge। मतलब इंडक्शन के द्वारा ऐसा संभव है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच एट्रैक्शन हो। मतलब एक और बात हो गया कि यदि दो वस्तु आवेशित है, इसकी पहचान एट्रैक्शन द्वारा नहीं हो सकता है। मतलब कि यदि दो वस्तु है, दोनों सेम नेचर से भी है तो एट्रैक्शन हो रहा था, एक न्यूट्रल और एक आवेशित था तब पर भी एट्रैक्शन हो रहा था। मतलब और यदि एक पॉजिटिव रहता और दूसरा निगेटिव रहता तब पर भी एट्रैक्शन होता। मतलब एट्रैक्शन तीनों सिचुएशन में हो रहा है। कौन कौन सा सिचुएशन, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब मतलब कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज जो होगा ना, कन्फर्म रूप से हम जो कह सकते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज जो होगा, ऑफ चार्ज इज ओनली रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन।
एट्रैक्शन के द्वारा कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एट्रैक्शन तीनों स्थिति में हो रहा है, ये गिवन थी सिचुएशन में। और यदि रिपेल कर दिया, इसका मतलब दोनों आवेशित वस्तु है। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे उम्मीद से इतना सफिशिएंट है इंडक्शन के लिए। अब देखिए, इंडक्शन को और भी समझा जा सकता है कि कैसे एक आवेशित वस्तु और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच होता है। जैसे हम लोग एक फ्रिक्शन के अंतर्गत चार्जिंग में हम लोग पढ़े थे क्या, कि कंघी को जब सूखी बाल से रगड़ते हैं तो डस्ट पार्टिकल या फिर कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब मान लीजिए कंघी तो आवेशित हो गया था, लेकिन ये क्या आवेशित हुआ था, मतलब ये डस्ट पार्टिकल और कागज का टुकड़ा न्यूट्रल था, मतलब न्यूट्रल और इसके बीच अट्रैक्शन होता है। मतलब वहाँ पर जो फ्रिक्शन द्वारा चार्जिंग में हम वो ये एग्जाम्पल देखे थे कि सूखी बाल से कंघी को रगड़ने पर डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, वो उसमें एक इंडक्शन भी इन्वॉल्व था। ये पूरा इंडक्शन हो गया, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंडक्शन का जरूरत कैपेसिटर में होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होता है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो होगा तीन तरह का होगा। तीन तरह का तो लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी, तीन तरह का चार्ज डेंसिटी। पहला चार्ज डेंसिटी हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। लेम्डा से क्या होता है, द चार्ज present on a and one dimensional object is called linear charge density। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर लेम्डा इज इक्वल टू चार्ज, गिवन चार्ज भी लिख सकते हैं, चार्ज बाय लेंथ। ये भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, QIL लिख सकते हैं इसको, QIL। एसआई यूनिट लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब जैसे रड पर जो चार्ज डेंसिटी होगा उसमें हम लोग लेंथ लेंगे रड का, और इस पर जो चार्ज रहेगा उसको लेंगे, तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये रड के केस में डिफाइंड है, मतलब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट केस में डिफाइंड है। इसका एसआई यूनिट लिखेंगे तो आ जाएगा कूलम बाय मीटर, या कूलम और इनटू मीटर इनवर्स। इसको कैपिटल सी और स्मॉल एम से लिखेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये लिखना गलत है। सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, कूलम इनटू मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है I इंटू टी और लेंथ का L हो जाएगा, तो L माइनस 1 I इंटू टी, ऐसा। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, चूंकि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग देखते हैं दूसरा स्केलर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा यदि हम लिखे बी नंबर में तो क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस
चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे द चार्ज present on a two-dimensional object is called surface charge density. surface चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पर जैसे किसी सीट के रेक्टेंगुलर सीट है, इस पर जो चार्ज देंगे वहाँ पर जो डिफाइंड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगा। इस तरह से इसका एरिया मान लिया ए है, टोटल चार्ज मान लिया प्लस क्यू है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, क्यू बाई ए। यहाँ पर यदि ऐसा यूनिट की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, कूलम और बाई मीटर स्क्वायर या कैपिटल सी मीटर इनवर्स का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला भी वैसा ही होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा L - 2 TI, ऐसा। ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। वन डायमेंशनल होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑब्जेक्ट, और यदि टू डायमेंशनल होगा तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। तीनों का यूज पड़ेगा। एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है, उसको भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्या चीज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। उसी तरह से द चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट वॉल्यूम of a three-dimensional object is called volume charge density। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज Q और Y वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर ये V से रिप्रेजेंट करेंगे तो आ जाएगा कूलम बाई मीटर क्यूब, आ जाएगा कूलम मीटर के पावर -3। ये भी उसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला यदि लिखेंगे तो आ जाएगा क्या चीज, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा L - 3 TI, ऐसा। और ये भी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया। यहाँ पर कोई वॉल्यूम में, जैसे इंसुलेटर का डेफिनेशन अभी हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग आ जाएगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं
टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल कितने तरह का होता है। तो हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी material are of three types। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर या इसी को क्या कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर, और तीसरा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। मतलब चालकता जिससे आवेश प्रवाहित हो सकता है, उसके आधार पर हम लोग मटेरियल को तीन प्रकार का कहते हैं, एक को कंडक्टर, दूसरा को इंसुलेटर और तीसरा को सेमीकंडक्टर। बारी बारी से इसमें कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो कि कंडक्टर किसको कहते हैं, आगे चलकर वान डे ग्राफ जनरेटर उस कंडक्टर के डेफिनेशन से ही आ जाता है कि कंडक्टर किसको कहते हैं। तो हम लोग वही बात देखते हैं कि कंडक्टर कहते किसको हैं। वैसे तो हम लोग पढ़े थे कि जिससे विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित होता हो उसको कंडक्टर कहते हैं, जिससे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता हो उसको, या इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर, और कंडीशनल प्रवाहित होता हो तो उसको सेमीकंडक्टर। लेकिन वही डिफिनेशन हम लोग लिखे नहीं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। कंडक्टर किसको कहेंगे, तो क्या होता है कंडक्टर, द मटेरियल through which electric charge flows is known as conductor। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। लेकिन इससे हमको ज़्यादा ज़रूरत है कि कंडक्टर में जो चार्ज होता है, ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज कैरियर जो होता है, द चार्ज कैरियर in a conductor is the charge carriers in a conductor are क्या होगा, electrons and ions। इन लिक्विड कंडक्टर के केस में आयन होता है, और ऐसे सॉलिड कंडक्टर हो, लिक्विड कंडक्टर हो, उसमें कंडक्टर जहां पर भी होगा वहां पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन लिक्विड के केस में आयन होगा। जैसे पानी में हम लोग नमक डाल देते हैं तो उसमें एक्चुअली में करते हैं क्या, नमक जैसे ही पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग NaCl मतलब नमक को डालते हैं ताकि उसमें चार्ज कैरियर बढ़ जाता है। जैसे कहीं पर आप सुने होंगे या देखे होंगे कि जब अर्थिंग कमजोर हो जाता है तो उसमें नमक मिलाकर, पानी में नमक मिलाकर डाल दिया जाता है अर्थिंग के पास। एक्चुअली में उस घटना में हम लोग करते क्या है कि वहाँ अर्थिंग के आसपास चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं मिला सकते, तो ऐसे स्थिति में चार्ज कैरियर आयन को हम लोग बढ़ा देते हैं। आयन की संख्या का बढ़ा, जैसे ही बढ़ेगा तो वो कंडक्शन चार्ज का अच्छा करने लगेगा, इसलिए उसमें कंडक्टर में मेन रूप से इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा होता है। सॉलिड कंडक्टर में तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन कुछ लिक्विड कंडक्टर में आयन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और एक बात कि यदि किसी कंडक्टर को यदि हम चार्ज देंगे तो उसके आउटर सरफेस पर आ जाता है, तो वही बात लिखेंगे, द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर comes on
the outer surface of the conductor, outer surface of the conductor, मतलब किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज वो हमेशा कहाँ आ जाता है, उसके बाहरी सतह पर। दोनों का एक साथ हम इंसुलेटर का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों में अंतर समझेंगे, सेकंड पॉइंट का क्या अंतर है। तो देखिए इंसुलेटर या इसी को कह सकते हैं नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, तो जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित नहीं होता हो उसको कहते हैं इंसुलेटर। तो लिखेंगे द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज does not flow is known as insulator। मतलब जिससे विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता हो उसको कहते हैं इंसुलेटर। अब इसमें चार्ज कैरियर जैसा तो कोई बात होगा नहीं, क्योंकि चार्ज प्रवाहित नहीं होगा तो चार्ज कैरियर होगा क्या, लेकिन इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें जो चार्ज देते हैं वो उसके वॉल्यूम में स्प्रेड होता है, तो वही लिखेंगे द चार्ज गिवन टू एन इंसुलेटर spreads in complete volume। किसी इंसुलेटर को दिया गया आवेश। अब देखिए यही मेन अंतर है, इसी के कारण हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था। ये सब लोग जानते हैं कि कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं। कंडक्टर कहने का मतलब हुआ कि यदि इसको कोई चार्ज दिया गया तो इसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, आउटर सरफेस पर। इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर है। यदि हम चार्ज देते और इसके वॉल्यूम में आ जाता, स्फेयर है, स्फेयर के वॉल्यूम में आ जाता, तब फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये है एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कह सकते हैं इंसुलेटर। यदि वाटर सरफेस पर आ गया तो इसको कंडक्टर कहते हैं, यदि इसके कंप्लीट वॉल्यूम में आ गया तो इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। यही मेन डिफिनेशन है। जो चार्ज फ्लो होता है वो ये कोई डिफिनेशन वगैरह है नहीं, मेन रूप से हम इसी पॉइंट के लिए पढ़े। तीसरा हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर। देखते हैं सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोनों का, ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट जाके ये फिगर याद रख लेते हैं तो अच्छा है। सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर तो एक चैप्टर है, यहाँ पर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं एक छोटा सा डिफरेंस लिखेंगे। सेमीकंडक्टर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली इज नोन एज सेमीकंडक्टर। अब इसमें तीसरा बात नहीं, दूसरा बात पर हम लोग आते हैं, जो यहाँ पर लिखे थे कि इसमें चार्ज कैरियर जो होता है, द चार्ज कैरियर इन ए semiconductor is charge carriers are
इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर होता है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है। होल्स क्या होता है इसे तो बहुत बात है कि चालक का ताप बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये सब हम आगे पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल इतना ही से यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ जो दिया गया है वो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल से है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि दो मास पार्टिकल के बीच m1 और m2 मास पार्टिकल को कुछ सेपरेशन पर रखते थे तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता था। तो इस स्थिति में हमेशा फिक्स था कि अट्रैक्टिव ही केवल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता था मास के केस में या ग्रेविटेशन में। मतलब जब दो मास को कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण बल से ही खींचता है, लेकिन यहाँ पर इसी बात को उसी तरह का नियम है, सब कुछ स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है ये। मतलब जैसे वहां पर दो आवेश को ये मास को रखे थे, यहाँ पर दो चार्ज को रखे हैं सम सेपरेशन Q1 एंड Q2, इस दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेंगे कैसा है R है। मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जैसे वहां पर था ग्रेविटेशन, दोनों में हम कंपैरिजन कर देते हैं m1 m2, यहाँ पर सेपरेशन अभी भी कैसा था R। तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे एक नियम था फोर्स जो होगा दोनों मास के प्रोडक्ट के गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यहाँ पर वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, द सेम। यहाँ पर भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, यहाँ पर भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब चेंज क्या है, जहां पर मास है वहां पर चार्ज है। बस कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही अंतर है कि जहां पर चार्ज था, यहाँ ग्रेविटेशन में जो मास था वो कूलम्ब्स लॉ में क्या है चार्ज है, और दूरी के जगह पर दूरी, दोनों सेम बात है। बस इतना ही। और इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, यहाँ पर आया था फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर उसी तरह से F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब दोनों में अंतर क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर होता था 6.67 इंटू 10 के पावर -11, यहाँ पर होगा 9 इंटू 10 के पावर 9। मतलब इसका वैल्यू बहुत छोटा है और इसका वैल्यू बहुत बड़ा है, K का वैल्यू। तो हम लोग लिखते हैं पहले कूलम्ब्स लॉ क्या है। देखिए कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन two charged particles is a नंबर में directly proportional to the product of charges। मतलब ऐसा दो चार्ज ले लिए Q1, दूसरा चार्ज क्या हो गया Q2, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया R। तो यहाँ पर लिखेंगे जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बी नंबर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
proportional to the square of the distance between the charge particles. मतलब F is directly proportional to 1 by r square. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखेंगे, F is directly proportional to Q1 by Q2, Q1 into Q2 by r square। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, F is equal to K Q1 into Q2 by r square। K क्या है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले K का वैल्यू जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा क्या चीज, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के का वैल्यू हो गया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। के को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट से हमको मतलब है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी कांस्टेंट। इसका भी वैल्यू ये एप्सिलॉन, पाई को तो आप जान रहे हैं, पाई का मान 3.14 या 22/2/7। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखें, या यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उतना ही एप्सिलॉन नॉट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यूज आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आता है लिखने के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट आगे पढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। एक होता है एप्सिलॉन, इसको कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, किसी माध्यम का परमिटिविटी कांस्टेंट। एक होता है एप्सिलॉन आर, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, आपेक्षिक प्रावैधतांक। तो होता है क्या चीज, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे भी पढ़ना है कैपेसिटर में। तो हम लोग देखेंगे क्या, ये होता क्या है एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और बाई एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट किसी माध्यम का प्रावैधतांक बाई निर्वात का प्रावैधतांक। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट रेशियो है, एप्सिलॉन बराबर लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा। अब
आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये तो केवल हम एप्सिलॉन से रिलेटेड बात, इसका यूज करते हैं अभी हम कूलम्ब्स लॉ यूज दोनों का देखते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर फॉर्म में आता है कभी कभी 12th बोर्ड भी लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पहले तो कूलम्ब्स लॉ लिखना पड़ेगा यदि क्वेश्चन में आ गया तो। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में इसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? अब देखिए इसमें नेचर पर डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज कैसा है। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, कंडीशन हम लिख देते हैं एम, if both charges are of same nature, दोनों चार्ज यदि समान प्रकृति का, जैसे एक पॉजिटिव है प्लस क्यू है और दूसरा भी कैसा हो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू वन है और ये प्लस क्यू टू। तो फोर्स का जो हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स बराबर लिखेंगे यह बराबर के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो हम लोग वेक्टर लगाएंगे। अब इसका रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव का मतलब इस डायरेक्शन, ये इसको एक दूसरे से दूर होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स। इसको यदि हम नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी तो इसके फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और इसके फोर्स का डायरेक्शन के साथ हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो यहाँ पर उसी तरह से अब किसी एक पर फोर्स लिखेंगे एफ बराबर के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। वेक्टर लगाए क्या लिखेंगे अवे फ्रॉम बी। अब किस पर देख रहे हैं तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो इसको लिखेंगे अवे फ्रॉम बी, ऐसा भी लिख सकते हैं अवे फ्रॉम बी। या इसी डायरेक्शन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको आर वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से हम लोग रिलेट करते हैं। तो रिलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एफ ए बी बराबर, या एफ वेक्टर बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे कि क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लिखेंगे तो चूंकि यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बराबर पढ़े थे ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड, ऐसा। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग आर वेक्टर बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर बराबर आर वेक्टर और बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसी को दूसरे शब्द में लिखें तो आर वेक्टर बाई आर। अब जैसे ही इसके डायरेक्शन को यदि हम लिखें एफ ए बी वेक्टर बराबर तो के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर और इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब आर यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दीजिए इससे, तो यह आ जाएगा एफ ए बी या केवल एफ वेक्टर लिखिए एफ वेक्टर तो आ जाएगा क्या चीज के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर क्यू, इसको रख रहे हैं आर बाई आर वेक्टर, या ऐसा लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, मतलब ये डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में हो गया आपको कूलम्ब्स लॉ। इस पर भी उसी तरह लिख सकते हैं एफ बी ए वेक्टर बराबर, यहाँ पर एफ बी ए वेक्टर बराबर के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे तो अवे फ्रॉम ए ऐसा हो गया। अब इसी तरह से
देखेंगे दूसरा में, यदि दोनों सेम नेचर का चार्ज हो तो ऐसा, यदि इस बार क्या हो जाए, इफ बोथ चार्जेज आर ऑफ अपोजिट नेचर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा निगेटिव चार्ज हो गया, Q1 पॉजिटिव है और Q2, अब यहाँ पर A B, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स, इसी को कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पर एक शब्द में लिख सकते हैं, द फोर्स इज रिपल्सिव, और यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो क्या लिखा जाएगा, K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर टुवार्ड्स ए पर है, तो ये एफ ए बी हो गया वेक्टर, और ये हो गया एफ बी ए वेक्टर, तो यह आ जाएगा, क्या हो गया, टुवार्ड्स बी, इसको लिखेंगे टुवार्ड्स बी, यहाँ पर आया था अवे फ्रॉम बी, अब आ रहा है टुवार्ड्स बी, और ये आ जाएगा एफ बी ए वेक्टर बराबर लिखेंगे, तो K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर टुवार्ड्स